नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का दर्पण सिविल सर्विसेज के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है, जिसमें अभी हम उद्योगों से संबंधित टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो आपका डिस्कशन का टॉपिक होने वाला है वो होगा आपका एमएसएमई सेक्टर, मतलब माइक्रो स्मॉल और मीडियम सेक्टर, मीडियम इंडस्ट्रीज जो होती हैं आपकी, मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, इनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले के लेक्चर में हमने भारत सरकार औद्योगिकरण को लेकर क्या प्रयास कर रही है उनको देखा था, जिसमें हमने मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने नई रक्षा खरीद नीति क्या है, नई औद्योगिक नीति क्या है, स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम क्या है, मुद्रा योजना क्या है, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। आज का लेक्चर चालू करने के पहले आपको देखते हैं कल का जो प्रश्न दिया गया था उसका मॉडल आंसर क्या होने वाला है। आपका जो कल का प्रश्न था वो था कि औद्योगिकरण को बढ़ाने हेतु व्यापार सुगमता में सुधार संबंधी अपने सुझाव दीजिए। मतलब व्यापार सुगमता में ऐसे कौन से सुधार किए जाएं जिससे हमारे यहाँ का औद्योगिकरण बढ़े। ठीक है, इसका मॉडल आंसर देखते हैं क्या हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा एग्जैक्टली कि व्यापार सुगमता क्या होती है, उसका मायने क्या है। ठीक है, तो व्यापार सुगमता से आशय किसी भी देश के व्यापार परिदृश्य की सुगमता को मापने। सुगमता मतलब क्या है, किसी काम को करने में आसानी होना। ठीक है, कोई काम बहुत ही सरलता पूर्वक हो जाना। ठीक है, आपको कोई उद्योग लगाना है तो उद्योग आसानी से लग जाए, बिना किसी समस्या के, बिना किसी व्यवधान के। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका सुगमता हो गया। इसके तहत किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, तो इसके तहत आपको कोई परमिट लेना है निर्माण संबंधी, विद्युत चाहिए आपको, संपत्ति का पंजीकरण करना है, ऋण चाहिए आपको, अल्पसंख्यक जो निवेशक होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना, करों का भुगतान करना, कर प्रक्रिया का आसान होना, सीमा पार व्यापार आसान होना, अनुबंधों को लागू करना, दिवालिया होने पर उद्योगों को बचाना, उद्योगपतियों को बचाना। तो ये सब चीज़ों को इसके तहत क्या है, शामिल किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें ऐसे कौन से सुधार किए जाने चाहिए, कौन से वो हम सुझाव दे सकते हैं सुधार हेतु, जिससे हमारा औद्योगिकरण बढ़ेगा। तो इसमें जो पहला काम किया जाना चाहिए वो है स्व प्रमाणन की व्यवस्था की जानी चाहिए। देखिए, स्व प्रमाणन मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई उद्योग धंधा लगाते हैं, ठीक है, तो उस उद्योग धंधे के लिए वो सभी मानकों के अनुरूप है या नहीं है, इसकी जांच करने कौन आता है, एक सरकारी अधिकारी आएगा या समिति आएगी, टीम आएगी, वो जांच करेगी, उसके बाद उसको परमिशन देगी। ठीक है, ये प्रक्रिया क्या होती है, थोड़ी लंबी होती है, क्योंकि सीधी सी बात है, सरकार का काम क्या होता है, लेट लतीफ़ी वाला। तो यहाँ पे कैसी व्यवस्था हो, जो भी उद्योगपति है, जो भी कोई बिजनेस लगा रहा है, वो स्व प्रमाणित कर ले और स्व प्रमाणन के आधार पर अपना उद्योग चालू कर दे। बाद में वो टीम आएगी तो उसकी स्व प्रमाणन वाली रिपोर्ट को चेक कर ले। ठीक है, तो ये स्व प्रमाणन की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, सिंगल विंडो क्लियरेंस, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सिंगल विंडो क्लियरेंस मतलब अगर आपको दो तीन तरह के वो चाहिए, परमिशन चाहिए सरकार से, मान लीजिए कि आपको वहाँ पे उद्योग लगाने की परमिशन चाहिए, विद्युत के लिए परमिशन चाहिए, संपत्ति का पंजीकरण के लिए परमिशन चाहिए, अगर ये सब परमिशन चाहिए तो आपको अलग अलग क्या है, सरकारी विभागों में दस्तक देनी पड़ेगी, दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। पर इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, अलग अलग विभागों में जाने से बहुत ज़्यादा समय और धन की बर्बादी होती है। आप सिंगल विंडो प्रणाली स्थापित कीजिए, मतलब सिर्फ एक ही जगह जाकर के काम हो जाए, या फिर एक किसी जगह जाना ना पड़े, सिर्फ एक ऑनलाइन तरीके से ये काम हो जाए। ऑनलाइन तरीके से अगर ये सिंगल विंडो प्रणाली लागू की जाएगी तो इसके साथ क्या हो जाएगा, उसमें व्यापार में सुगमता के साथ साथ क्या होगा, भ्रष्टाचार भी समाप्त होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्टैक्ट मतलब जो सरकारी अधिकारी है, जो भी व्यक्ति उद्योग स्थापित करने वाला है, इनके मध्य फिजिकल कॉन्टैक्ट स्थापित नहीं होगा। फिजिकल कॉन्टैक्ट अगर स्थापित होता है तो भ्रष्टाचार के वो बढ़ते हैं, संभावना बढ़ती है। ठीक है, तो सिंगल विंडो क्लियरेंस दिया जाना चाहिए। अगला है संपत्ति पंजीकरण और भूमि अधिग्रहण कानून क्या किए जाने चाहिए, सरल किए जाने चाहिए या उनमें सुधार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो भूमि अधिग्रहण कानून हमारे यहाँ क्या है, बहुत ज़्यादा जटिल है, तो उनमें सुधार हो। अगला है व्यावसायिक विवाद समाधान प्रक्रिया आसान होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है, व्यावसायिक विवाद चल रहे हैं विभिन्न कंपनियों के मध्य। इससे क्या होता है, हमारे यहाँ पे औद्योगिकरण की प्रक्रिया कहीं ना कहीं क्या होती है, अवरुद्ध होती है। तो व्यावसायिक विवादों के समाधान के लिए एक व्यवस्था की जानी चाहिए, कानूनी प्रक्रिया स्थापित की जानी चाहिए। ठीक है, इसके लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है और एनसीएलटी है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, क्या है, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये क्या है, एक तरीके से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और यह यहाँ पे विवादों का समाधान करने का प्रयास करता है। पर इनकी प्रक्रिया क्या है, थोड़ी बहुत ज़्यादा एक तरीके से जटिल है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या किया जाना चाहिए, आसान किया जाना चाहिए। अगला जो सुझाव दिया जाता है वो है लॉजिस्टिक सुधारों में तीव्रता लाना। लॉजिस्टिक सुधार मतलब परिवहन सेवाएं जो है आपकी, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, आपका जो समुद्री परिवहन होता है,
ठीक है। तो इन सब में सुधार किया जाना चाहिए। सड़क परिवहन के लिए औद्योगिक गलियारों को विकास किया जाना चाहिए बड़े बड़े, ठीक है। उसके लिए रेल परिवहन के लिए आपको सेपरेट फ्राइट कॉरिडोर स्थापित करना चाहिए, मतलब कि पृथक मालवाहक लाइन बिछाई जानी चाहिए। रेलवे का विद्युतीकरण किया जाना चाहिए। उसके वहाँ पे आपको समुद्री परिवहन के लिए आपको बड़े बड़े पोर्ट विकसित करने चाहिए। आपको जल मार्ग को क्या करना चाहिए, विकसित करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों में आपको क्या करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। अगला है मुद्रा बाजार को सशक्त करना। देखो हमने यहाँ पे क्या देखा सुगमता में कि क्या होना चाहिए, ऋण की उपलब्धता होनी चाहिए। तो ऋण की उपलब्धता कब होगी, जब आपका यहाँ पे मुद्रा बाजार सशक्त होगा, मतलब आपका जो बैंकिंग व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा सशक्त होगी, तभी तो ऋण उपलब्ध हो पाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ को सशक्त करने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, वैश्विक स्तर के बैंकों को स्थापित करने की आवश्यकता है। सोचने वाली बात है कि आज़ादी के 70 वर्षों बाद हमारे देश में इतने सारे बैंक हैं, उसमें प्राइवेट बैंक और निजी बैंक सभी तरह के बैंक शामिल हैं, पर एक भी बैंक वैश्विक स्तर पर कहीं फीचर नहीं होता है, ठीक है। अगर कस्टमर के मामले में देखेंगे आप तो SBI बहुत बड़ा बैंक हो जाता है, लेकिन अगर आप उसका व्यापार और पूंजी के मामले में देखेंगे तो वैश्विक स्तर पर कहीं भी फीचर नहीं हो पाता है। तो इन चीज़ों को सशक्त करने की आवश्यकता है। अगला है आपका श्रम कानूनों में सुधार किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ का जो श्रम कानून है वो समाजवादी व्यवस्था के अनुरूप है। इसको थोड़ा पॉइंट को अच्छे से समझिए कि हमारे यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और फिलहाल के कुछ वर्षों में अगर देखेंगे आप तो मिश्रित ना होकर के पूंजीवाद की ओर बढ़ती जा रही लगातार, ठीक है। पर हमारे यहाँ के जो श्रम कानून है वो कैसे हैं, आपके समाजवादी रूप लिए हुए हैं, ठीक है। मतलब उसमें क्या कानूनों में रख दिया गया कि आप एक मिनिमम वेजेस तय कर दिए गए, इतना वेजेस देंगे ही आप। दूसरा चीज़ क्या कर दी गई, आप इतने आवर से ज़्यादा काम नहीं करा सकते, कि मतलब प्रतिदिन आप 6 घंटे 8 घंटे ज़्यादा काम नहीं कराएंगे, या वीकली आवर फिक्स कर दिए कि वीकली आप 40 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करा सकते, 48 घंटे ज़्यादा काम नहीं करा सकते। तो इससे क्या होता है, जो निजी उद्योगपति लोग होते हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान होता है, ठीक है। उनका जो उद्योग करने का जो वो है हौसला, वो कहीं ना कहीं हतोत्साहित होता है, ठीक है। तो श्रम कानूनों में क्या किया जाना चाहिए, सुधार किया जाना चाहिए। उनको उद्योगों के अनुरूप बनाए जाने की आवश्यकता है, बाजार के मांग के अनुरूप बनाए जाने की आवश्यकता है। फिर कर प्रणाली को सरल करना चाहिए। अगर आपको उद्योगों को बढ़ावा देना है तो हमारे यहाँ की कर व्यवस्था में सुधार करना होगा। अत्यधिक कर नहीं वसूलना चाहिए। अत्यधिक कर नहीं वसूलने का मतलब क्या है, जो नए नए उद्योग होते हैं उनसे जो मैट वसूला जाता है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। खैर मैट को वैसे भी समाप्त कर दिया गया सरकार के द्वारा नए उद्योगों के लिए। इसके अलावा जो अन्य टैक्सेस है उसमें भी क्या किया जाना चाहिए, सुधार किया जाना चाहिए। और जो अगला जो मेन पॉइंट है वो है प्रशासनिक गतिरोध को समाप्त किया जाना चाहिए। प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों गतिरोध हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे एग्जैक्टली मतलब क्या है कि जो लाल फीताशाही वाली समस्या है, जानबूझकर अनावश्यक तरीके से लेट लतीफ़ी की जाती है, उस व्यवस्था को क्या किया जाना चाहिए, समाप्त किया जाना चाहिए। तो अगर इन समाधानों को लागू किया जाता है तो आपके यहाँ पे व्यापार सुगमता में सुधार होगा। और व्यापार सुगमता में सुधार का आपको अल्टीमेटली फायदा कहाँ मिलेगा, आपके औद्योगिकरण में मिलेगा, निवेश के रूप में मिलेगा, ठीक है। अब चलते हैं आज की आपके टॉपिक में। वो हो गया कि सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग क्या होते हैं, ठीक है। सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग जो अभी आज की तारीख में देखें तो हमारे देश में कितने हैं, 6.34 करोड़ MSME इकाइयाँ हैं। देखो यहाँ पे एक चीज़ अच्छे से याद रखना, हमारे देश में कितने MSME यूनिट्स चल रही हैं, मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग कितने चल रहे हैं, इसका कोई क्लियर डेटा नहीं है। क्यों, क्योंकि सरकार ने कभी डेटा कलेक्ट किया नहीं। क्यों नहीं कर पाई सरकार डेटा कलेक्शन, क्यों, क्योंकि ये लोग जो हैं MSME वाले जो सेक्टर वाले लोग हैं, इनने कभी सरकार के पास अपने को पंजीकृत ही नहीं किया, ठीक है। और सरकार ने भी कुछ खास प्रयास किया नहीं इनको पंजीकृत करने का। तो ये जो 6.34 करोड़ का डेटा है ये एक अनुमानित डेटा है ये, और वो ये डेटा है भी कब का, 2018-19 का। कब का है, 2018-19 का डेटा है। एक अनुमानित डेटा है कि इतनी यूनिट चल रही होंगी, ठीक है, कोई एकदम करेक्ट डेटा नहीं है ये। अब देखते हैं इनका निर्धारण कैसे होता है, ठीक है। निर्धारण कैसे किया जाता है, तो निर्धारण के लिए बाकायदा कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसके लिए क्या किया गया था, 2006 में अधिनियम लाया गया था। कौन सा अधिनियम, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट, ठीक है। इसी के आधार पे क्या किया जाता है, MSME का निर्धारण किया जाता है। उसके लिए दो आधार अपनाए जाते हैं, दो क्राइटेरिया अपनाए जाते हैं। पहला कि उसमें निवेश, संबंधित उद्योग में कितना निवेश किया जा रहा है और वो उद्योग कितना व्यापार कर रहा है साल भर में, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको कि क्या क्राइटेरिया रहता है। सबसे पहले देखते हैं सूक्ष्म उद्योग को। निवेश के आधार पे, कारोबार के आधार पे, दो आधारों पे डिसाइड किया जाता है इन कैटेगरीज को। अगर कोई सूक्ष्म उद्योग है,
अगर कोई ऐसा उद्योग है जहाँ पे निवेश 1 करोड़ रुपए से कम हो रहा है, यहाँ पे करोड़ में सब डेटा है, ठीक है, 1 करोड़ से कम हो रहा है और कारोबार 5 करोड़ से कम हो रहा है, निवेश 1 करोड़ से कम और कारोबार 5 करोड़ से कम, तो वो उद्योग क्या कहलाएगा? आपका सूक्ष्म उद्योग कहलाएगा। अगर किसी उद्योग में निवेश 10 करोड़ से कम और कारोबार 50 करोड़ से कम है तो वह लघु उद्योग कहलाएगा। ऐसे ही अगर निवेश 20 करोड़ से कम और व्यापार 100 करोड़ से कम है तो वह मध्यम उद्योग कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्या तीनों थे? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को निर्धारित किए जाने का एक कानूनी क्राइटेरिया था जिसको केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब देखते हैं इनकी स्थिति क्या है भारत में। ठीक है, आज की तारीख में प्रेजेंट में क्या इनकी कंडीशन है। तो सबसे पहला एक डेटा हमने देखा कि आज की तारीख में इनकी संख्या लगभग 6.5 करोड़ के आसपास है, 6.34 करोड़ है। ठीक है, इनमें से अधिकांश मतलब लगभग 51% कहाँ सक्रिय हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय हैं। कहाँ सक्रिय हैं ये? ग्रामीण से क्षेत्रों में सक्रिय हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो बचे हुए 49% हैं वो सब शहरी क्षेत्रों में आ गए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। देखो 51% तो कहाँ हो गए? आपके ग्रामीण क्षेत्रों में हो गए, और उसके बाद जो बचते हैं 49% उसमें से अधिकांश सेमी अर्बन और क्या है जो सब अर्बन एरियाज होते हैं वहाँ सक्रिय हैं। मतलब जो वो होता है तालुका लेवल पे जो चीज़ें होती हैं, कस्बे लेवल पे जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, मतलब जो नगर पंचायत और नगर पालिका आदि के तहत आ जाते हैं, छोटे छोटे शहर उनके तहत, है ना, टायर 3 सिटीज जो हो जाती हैं या उससे भी नीचे वाले, वहाँ पे ये सक्रिय हैं। ठीक है, तो ये फुल्ली अर्बन एरियाज में भी नहीं है बाकी के। अगला है आपका कि वर्तमान में एमएसएमई में लगभग 11 करोड़ लोग क्या हैं? 11 करोड़ का कार्यबल है, 11 करोड़ लोग वहाँ पे कार्यरत हैं। ठीक है, जिसमें से अधिकांश लोग कहाँ कार्यरत हैं? आपके शहरी क्षेत्रों में कार्यरत है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक पॉइंट देखा, देखो कॉन्ट्रेडिक्टरी कितना पॉइंट हो रखा है ये कि अधिकांश एमएसएमई कहाँ है? आपके ग्रामीण क्षेत्रों में है, पर अधिकांश रोजगार एमएसएमई का कहाँ से आ रहा है? लगभग 55% शहरी क्षेत्रों से आ रहा है। ऐसा क्यों होता है? देखो ग्रामीण क्षेत्र में जो एमएसएमई है ना, वो सब एमएसएमई कैसा है? सिर्फ सूक्ष्म प्रकार का है। मतलब छोटी छोटी जो दुकानें आदि चल रही होती हैं वो सब सरकार की परिभाषा के अनुसार क्या है? सूक्ष्म उद्योग है। अब वहाँ पे जो आवश्यकता होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है या 2 व्यक्ति की, उससे ज़्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं होती। मतलब घर परिवार के लोग ही आपस में मिलकर उस चीज़ को संचालित कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे व्यापार जनरेशन किसी प्रकार का कुछ खास होता नहीं है। और शहरी क्षेत्रों में जो चल रहे हैं वो थोड़े बड़े चल रहे हैं, मीडियम या स्मॉल टाइप के चल रहे हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है? लोगों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए यहाँ पे रोजगार सृजन होता है। अगला है आपका स्थिति में वर्तमान में एमएसएमई के लगभग 99% उद्यम सूक्ष्म श्रेणी के आते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा कि हमारे यहाँ पे जो एमएसएमई सेक्टर में इतने सारे उद्योग चल रहे हैं, 11 करोड़ उद्योग चल रहे हैं, उसमें से अधिकांश 99% उद्योग कौन से हैं? आपके सूक्ष्म श्रेणी के हैं। मतलब वही हमने बात की, जो छोटी छोटी किराने परचून आदि की दुकानें चलती हैं वो सब क्या है? सरकार की परिभाषा में सूक्ष्म श्रेणी के उद्यम हैं। ठीक है, अगला है आपका लघु और मध्यम श्रेणी। तो ये लघु और मध्यम श्रेणी कितना बचा? लगभग 0.5% या 1% बचा। उसमें से अधिकांश कहाँ है? आपके शहरी क्षेत्रों में है। ठीक है, अधिकांश कहाँ? शहरी क्षेत्रों में है, और वो लगभग 5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या था? आपके यहाँ पे स्थिति थी किसकी? एमएसएमई सेक्टर की। अब देखते हैं एमएसएमई सेक्टर का महत्व क्या है। तो ये हमने डेटा पहले देखा कि लगभग 6.34 करोड़ एमएसएमई इकाइयाँ हैं, जिसमें लगभग 6000 प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है। 6000 वस्तुओं की उत्पादन हो रहा है। महत्व में पहला पॉइंट आता है आपका जीडीपी में योगदान। तो लगभग 30% का योगदान है। कितना? लगभग 30% का योगदान है। ये किस योगदान की बात की जा रही है? औद्योगिक क्षेत्र का जो जीडीपी में योगदान है उसका 30% कहाँ से आता है? एमएसएमई से। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र का जीडीपी में योगदान कितना है? लगभग 28% है। इस 28 का 30% कहाँ से आता है? आपके एमएसएमई सेक्टर से आता है। ठीक है, जिसको 2025 तक में बढ़ाने के कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? 50% का लक्ष्य रखा गया है। अगला है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के कुल निर्यात में, अर्थव्यवस्था से हमारी जितना भी निर्यात हो रहा है उसमें 48% भागीदारी किसकी? एमएसएमई सेक्टर की है। यहाँ पे कुल निर्यात का मतलब क्या है? औद्योगिक निर्यात की बात की जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र से जितना भी निर्यात होता है उसमें 48% की भागीदारी किसकी? आपके एमएसएमई सेक्टर की है। ठीक है, रोजगार सृजन कितना हो रहा है? तो 11 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जा रहा है यहाँ के माध्यम से। इसके अलावा क्या होता है? तो आपके यहाँ पे जो क्षेत्रीय असंतुलन और प्रव्रजन की समस्याएं विद्यमान हैं उनका भी समाधान होता है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को स्थापित करेंगे, एमएसएमई उद्योग को स्थापित करेंगे, तो क्षेत्रीय असंतुलन है, जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य असंतुलन है,
जो विकसित और अविकसित का संतुलन विद्यमान है वो समाप्त होगा, कम होगा लगातार। और दूसरी चीज, प्रव्रजन की समस्या का भी समाधान होगा। प्रव्रजन मतलब माइग्रेशन, लोग रोजगार आदि की तलाश में, अच्छी सुविधाओं की तलाश में शहरी क्षेत्रों की ओर क्या कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, प्रवजित हो रहे हैं। तो अगर आप उन सुविधाओं का, उद्योगों का विकास कर देंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, तो प्रव्रजन में कहीं ना कहीं रोकथाम आएगी। अगला जो आपका महत्व है वो है कि स्थानीय पूंजी और उद्यम कुशलतम उपयोग सब हो पाता है। मतलब स्थानीय क्षेत्रों में जो पूंजी है और जो कौशल है उसका अगर आपको उच्चतम दोहन सुनिश्चित करना है, उच्चतम प्रयोग सुनिश्चित करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एमएसएमई सेक्टर को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करना पड़ेगा। अगला क्या है आपका, समावेशी विकास। अगर सीधी सी बात है, आप ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करेंगे, एमएसएमई सेक्टर को स्थापित करेंगे, लोगों को क्या करेंगे, कार्यों में एंगेज करेंगे, तो उनका कहीं ना कहीं समावेशन हो पाएगा, वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे और उनका भी क्या हो पाएगा, एक तरीके से समावेशी विकास हो पाएगा। ठीक है। अगला है वित्तीय समावेशन। अगर आप एमएसएमई सेक्टर को स्थापित करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, लोग उद्यम के लिए प्रेरित होंगे, उद्योगों की स्थापना के लिए प्रेरित होंगे। उनको क्या चाहिए होगा, अपनी बचत को सुरक्षित करना पड़ेगा, उनको बैंकिंग सेक्टर से जुड़ना पड़ेगा। और इन सब चीज़ों से क्या होने वाला है, अल्टीमेटली आपका वित्तीय समावेशन होने वाला है। मतलब लोग एक फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से क्या होने वाले हैं, जुड़ने वाले हैं। ठीक है। और आखिरी आपका नवोन्मेष को बढ़ावा मिलता है। सीधी सी बात है, अगर आप एमएसएमई को स्थापित कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, देश में स्टार्टअप कल्चर को क्या कर रहे हैं, आप प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या था आपका पूरा एमएसएमई सेक्टर का महत्व था भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारतीय उद्योग में। ठीक है। अब आज का जो आपका प्रश्न रहेगा कल के लिए 5 नंबर में प्रश्न रहेगा, 50 से 60 शब्दों में आपको लिखना है। वो प्रश्न है कि औद्योगिक गलियारे देश के आर्थिक विकास में किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकते हैं। औद्योगिक गलियारों के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ था, जिसमें हमने मेक इन इंडिया के संबंध में चीज़ों को देखा था। उसी के संबंध में हम यहाँ पे प्रश्न दे रहे हैं कि इनका औद्योगिक विकास में किस प्रकार ये सहायक सिद्ध हो सकते हैं, इसको स्पष्ट करना है। तो आज का लेक्चर ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।